गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इसमें हमने देखा था कि जो एक लाइट रे है जिसको हम अभी तक वेव के फॉर्म में जानते थे, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और अपनी एनर्जी मोमेंटम के फॉर्म में ट्रांसफर करती है ना। तो हम लोग कल लास्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख रहे थे, तो आज अपनी क्लास को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा, आपके पास एक ग्लास ट्यूब होगा। ये मान लीजिए एक ग्लास ट्यूब है। ये मान लीजिए हमारे पास ग्लास ट्यूब है। और ग्लास ट्यूब पे एक साइड है आपका एक इलेक्ट्रोड, साइड और है आपका इलेक्ट्रोड जो कि कनेक्टेड है एक सीधे बैटरी से। ये कनेक्टेड है बैटरी से, ये कनेक्टेड है बैटरी से। और बैटरी के सिंबल में लगा है एक गैल्वेनोमीटर जी, जी लगा हुआ है। तो आप पाएंगे कि अगर ये ग्लास ट्यूब, इसको हम बोलेंगे ग्लास ट्यूब, क्या बोलेंगे, ग्लास ट्यूब्स। आपने क्या किया, इस ग्लास ट्यूब के छोटे सेक्शन को आपने ओपन कर दिया। जब आप ओपन किए तो आप देखेंगे इसको बोलेंगे क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज विंडो या क्वार्ट्ज ओपनिंग बोलते हैं इसको, क्वार्ट्ज विंडो या क्वार्ट्ज ओपनिंग। तो जो क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज भी एक ग्लास के जैसे एक मटेरियल होता है ना, लेकिन दूसरा मटेरियल होता है, ग्लास नहीं होता, ग्लास की तरह एक दूसरा मटेरियल होता है। तो क्वार्ट्ज ओपनिंग हम क्यों रखते हैं, हम चाहते हैं कि जो लाइट रे इंसिडेंट करे अल्ट्रावायलेट रे के फॉर्म में, मान लो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रे इंसिडेंट कर रही है, अल्ट्रावायलेट रे, मान लो यहाँ पे ये कौन सी रे है, ये रे है अल्ट्रावायलेट, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे है ना। यूवी रे आप अगर अब इस क्वार्ट्ज विंडो पे इंसिडेंट करवाएं तो आप देखेंगे ये जो यूवी रे है इस ओपनिंग को पार करके इस इलेक्ट्रोड से टकराएंगी, इसको हीट करेंगे, इसको स्ट्राइक करेंगे, है ना, स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करने से क्या होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है और ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है। माइनस टर्मिनल किस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है, इससे। तो यहाँ पे जो चार्ज के जो आयन्स होंगे कैसे होंगे, माइनस होंगे, माइनस होंगे, माइनस होंगे, माइनस होंगे। सिमिलरली प्लस टर्मिनल जुड़ा हुआ है इस इलेक्ट्रोड से, तो हम क्या होंगे, प्लस प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। इसको हम बोल सकते हैं कैथोड, इसको हम बोल सकते हैं कैथोड, इसे हम बोल सकते हैं एनोड। एक को आप बोल सकते हो कैथोड, एक को बोल सकते हैं एनोड। जब आप कैथोड और एनोड आपने बना दिया और आपने गैल्वेनोमीटर सीरीज में डाला हुआ है, गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा आपका, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। जब भी इस सर्किट में करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर का जो कांटा है सुई इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब हिलेगा, वाइब्रेट करेगा, है ना, ये वाइब्रेट करेगा। और गैल्वेनोमीटर का कांटा वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब ये है इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। तो अभी आपने क्या किया है, केवल आपने एक ग्लास ट्यूब बनाया, ग्लास ट्यूब में आपने दो इलेक्ट्रोड रखे, उन इलेक्ट्रोडों को आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक गैल्वेनोमीटर स्विच में डाल दिया। तो आपने देखा कि जैसे ही जो यूवी रे है, अल्ट्रावायलेट रे, जैसे ही इस क्वार्ट्ज ओपनिंग से इंसिडेंट होती हैं, वो गिरती हैं सीधे इस इलेक्ट्रोड पे, इसको हम बोल रहे हैं कैथोड। कैथोड गिरती हैं तो यहाँ पे इस कैथोड पे पहले से ही नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज के एक्सेस में, जब भी किसी इलेक्ट्रोड पे अगर नेगेटिव आयन है तो हम बोल सकते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है।
तो जैसे ही जो क्वार्ट्ज रे लाइट इस पे गिरती हैं तो जो यूवी रे होती है ये हाई फ्रीक्वेंसी रे होती है, यूवी रे होती है ये हाई फ्रीक्वेंसी रे होती है। और ये हाई फ्रीक्वेंसी रे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हमने पढ़ा था, ये यूवी रे होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी रे होती है या लाइट होती है ना। तो भी हाई फ्रीक्वेंसी रे इस पे हीट करेगा इस इलेक्ट्रोड पे, तो इसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, इसके पास रे के पास बहुत सारी एनर्जी होती है। तो कुछ एनर्जी वो इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, इन इलेक्ट्रॉन को, जो ये माइनस साइन मैंने बनाया है माइनस साइन, यहाँ पे क्या होंगे एक फ्री स्टेट में चार्ज केंद्रित होंगे इस इलेक्ट्रोड पे। तो जैसे ही ये जो रे इस पे गिरती है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रे की इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाती है और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पाकर वो फ्री स्टेट से फ्री हो जाते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट कर गया, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन एमिट कर गया, ये एमिट कर गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एमिट कर गया, इलेक्ट्रॉन एमिट कर गया, इलेक्ट्रॉन एमिट कर गया, इलेक्ट्रॉन एमिट कर गया, है ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से एमिट करके यहाँ पे जाते हैं, है ना। तो एमिट क्यों किया, इलेक्ट्रॉन एमिट तभी करता है, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एमिट तभी करता है जब इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए एक रिक्वायर्ड एनर्जी मिल जाए, है ना, रिक्वायर्ड एनर्जी मिल जाए, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। हमने कल पढ़ा था, एक टर्म पढ़ा था वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए नीडेड होती है कि वो उस एनर्जी को पाकर अपने एटम से बाहर निकल जाए, है ना, बाहर निकल जाए। तो हमने देखा था हमारे पास जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के मेथड है, 4 तरीके के हमने मेथड पढ़े थे। इसमें हमने पढ़ा था रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हमने क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था थर्मियोनिक इफेक्ट, सेकेंडरी एमिशन, और हमने क्या पढ़ा था फील्ड इफेक्ट, है ना। तो इन चारों मेथड का यूज करके आप इलेक्ट्रॉन को किसी न किसी तरीके से एनर्जी दे सकते हैं और उन एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्डिंग स्टेट से फ्री हो जाती है, या फिर हम ये बोलें इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से एमिट कर जाती है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी रे आपने इंसिडेंट करवाया। अब ये क्वार्ट्ज विंडो से क्यों करवाया, तो इसका आंसर ये होगा कि जो क्वार्ट्ज ओपनिंग होती है, क्वार्ट्ज ओपनिंग होती है, क्वार्ट्ज एक ऐसा मटेरियल होता है जो अल्ट्रावायलेट रे को पार करने देता है ना, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको पार करने देता है। और जो ग्लास है, अगर सीधे ग्लास की सरफेस पे अल्ट्रावायलेट रे गिरा है तो ग्लास का सरफेस अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। अब अल्ट्रावायलेट रे अगर ग्लास के ट्यूब पे गिराएंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर वो पार कैसे करेगी, इसलिए हमने क्या किया, वहां पे एक ओपनिंग बनाया और उस ओपनिंग को बनाया क्वार्ट्ज विंडो, उसको क्वार्ट्ज मटेरियल्स बनाया। तो क्वार्ट्ज मटेरियल्स बनाया तो क्या होगा, क्वार्ट्ज पे जैसे ही अल्ट्रावायलेट रे गिरेंगी वो उसको पार कर देगा या पार करने देगा, वो पार करके अल्ट्रावायलेट रे कहाँ गिरेंगी, इलेक्ट्रोड पे। इलेक्ट्रोड पे गिरेंगी तो इलेक्ट्रोड पे पहले से ही आयंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले से ही। तो जब नेगेटिव आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस एनर्जी को पाकर ये इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाते हैं, है ना। और इस तरीके से एक दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जाते हैं। आपको पता है कि अगर ये नेगेटिव आयंस है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट होंगे, है ना। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, इस तरीके से अट्रैक्ट होगा, मतलब खींचे चले आएंगे, अट्रैक्शन की वजह से खींचे चले आएंगे। जब ये खींचे चले आएंगे तो ये एक्सेलरेट करेंगे, खींचे चले आएंगे तो क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। इन पे कौन सा फोर्स लगेगा, इन पे अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और उस अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से ये उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अगर देखेंगे तो इनके मूवमेंट करने से, इनकी काइनेटिक एनर्जी हासिल करने से सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है, सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो आप देखिए कि एनर्जी आई, एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, और एक करंट फ्लो होने लगा, उसको हम लोग ने बोला फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे करंट फ्लो होने लगा, अगर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव आयंस इस दिशा में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो जो करंट का डायरेक्शन होगा इस दिशा में होगा, जस्ट उसके अपोजिट। आपने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो करंट का कंडक्शन करंट का जो डायरेक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर का डायरेक्शन होता है, ये जस्ट अपोजिट होते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम चल रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा करंट का डायरेक्शन। हमने बनाया है ये, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है तो ये होगा करंट का डायरेक्शन, जस्ट उसके अपोजिट। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके मूवमेंट करने से, इनके काइनेटिक एनर्जी हासिल करने से एक करंट फ्लो होने लगा, उस करंट को गैल्वेनोमीटर सेंस करके डिफ्लेक्ट करता हुआ बताता है
कि करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है ना। अब आप देखेंगे सर्किट में करंट फ्लो कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप ये जो अल्ट्रावायलेट रे है, आप दूसरा रे भी ले सकते हैं। जब दूसरा रे लेंगे, दूसरा लाइट रे लेंगे, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद एक्सरे की होती है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे की होती है, और सबसे कम हम बोले तो रेडियो वेव की होती है फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी लें, सबसे कम फ्रीक्वेंसी लें आप, तो आपको दिखाई देगा कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही एकदम स्लोली ये एमिट कर रहे हैं या फिर एमिट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए अल्ट्रावायलेट रे की फ्रीक्वेंसी पे ये एमिट कर रहे हैं, आपने इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रे लिया, जैसे आपने एक्सरे लिया, एक्सरे, तो एक्सरे क्या करेगा कि जैसे ही वो इससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव है, तो इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रे है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनों को एमिट करेगा, तो आप देखेंगे कि तेजी से इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में एमिट कर रहे हैं, तेजी से ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है एमिट करने की वो बढ़ गई है, मतलब करंट बढ़ गया है। तो जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो करंट बढ़ गया, है ना। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, आपने लिए गामा रे लिया, तो गामा रे लेने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है और बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे तो ये और करंट की वैल्यू बढ़ा देगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से करंट बढ़ जाता है। करंट इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्यों फोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं, क्योंकि ये रे की एनर्जी से ही जनरेट हुई है, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हमने कुछ पॉइंट देखा, हम कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे यहाँ इसके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि जैसे ही रे इस इलेक्ट्रोड पे गिरती हैं, जस्ट जैसे गिरती हैं उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे ही रे इंसिडेंट करती हैं, जैसे ही रे इस इलेक्ट्रोड पे गिरती हैं, उस तुरंत टाइम पे आपके जस्ट उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट करने का टाइम और उस रेडिएशन की गिरने के टाइम में कोई लैगिंग मतलब टाइम लैग नहीं है। मतलब तुरंत लाइट गिरती है, तुरंत इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, है ना। तुरंत लाइट गिरती है, तुरंत इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, मतलब नो टाइम लैग बिटवीन देम, है ना। तो कोई टाइम लैग नहीं होता कि ऐसा नहीं होगा कि पहले रे लाइट गिरेगी, इसके 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को एमिट करना होगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट तुरंत करेगा, तुरंत जैसे ही रे लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन तुरंत एमिट करेगा। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रे एंड एमिटेंस ऑफ करंट, या फिर बोलेंगे इमर्जेंस ऑफ करंट, है ना। तो एक पॉइंट ये हो गया आपका। एक पॉइंट हमने ये देखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम बढ़ रहा है, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे करंट बढ़ती है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम कि अब देखेंगे जैसे लाइट है, आपने रे लाइट लिया, अल्ट्रावायलेट रे लिया, है ना। आपने रे लाइट को चेंज नहीं किया, आपने रे लाइट को चेंज नहीं किया, आपने क्या किया कि उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। आपने क्या किया, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दिया। तो जैसे ही आप जैसे मान लीजिए कोई लाइट है ना, ये मान लीजिए कोई लाइट है, सिस्टम है आपको, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइट है, कोई सोर्स है, ये मान लीजिए कोई लाइट है, कोई बल्ब है, ये मान लीजिए कोई बल्ब है जो अल्ट्रावायलेट रे एमिट कर रही है, क्या कर रही है, एमिट कर रही है। अब बल्ब है, पहले बल्ब था 10 वाट का, तो जितनी भी चमक पैदा कर रही थी, जितनी भी इंटेंसिटी पैदा कर रही थी, अब आपने 10 से उसको बढ़ा दिया 100 कर दिया। अब 10 से आपने इसको बढ़ा दिया, 10 इसको आपने बढ़ा के आपने कर दिया 100 वाट। आपने क्या किया, बल्ब की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, ज्यादा चमक पैदा करने के लिए, ज्यादा इल्यूमिनेशन पैदा करने के लिए आपने उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, एक बड़ा बल्ब लगा दिया, है ना। पहले छोटा बल्ब था 10 वाट का, अब आपने क्या किया, बड़ा बल्ब अपने लगा दिया। तो बड़ा बल्ब लगाया आपने 100 वाट का, तो क्या करेगा कि ज्यादा अल्ट्रावायलेट रे, ज्यादा अधिक इंटेंसिटी से वो जनरेट करेगा। तो अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो आप देखेंगे कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से भी जो पहले मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे थे, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से वो बढ़ के हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, है ना, 15 इलेक्ट्रॉन। तो इंटेंसिटी किसी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से जो इमर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं वो बढ़ जाते हैं, है ना। जो केवल नंबर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के एमिट करने के नंबर बढ़ते हैं, है ना। तो इस यहाँ पे अगर देखेंगे हम लिख सकते हैं कुछ पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट लिखते हैं हम, तो हमने ये एक फिनोमेना समझा जिसमें हमने रे लाइट को गिराने से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। देखो ये क्या है,
हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट है। तो हाई फ्रीक्वेंसी रे की अगर किसी रे को आप बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी रे, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। आपने पढ़ा होगा एनर्जी का इक्वेशन पढ़ा होता है E = h न्यू। h न्यू, न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, h का मतलब होता है प्लांक कांस्टेंट। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा, है ना। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगा। तो अगर ज्यादा है तो जब भी वो किसी दूसरे पार्टिकल से टकराएंगी तो अपनी एनर्जी को दे सकती हैं, है ना, दे सकती है। हमने देखा है कि जब कोई पार्टिकल किसी वाल से टकराता है तो अपनी कुछ मोमेंटम एनर्जी को या फिर अपनी कुछ एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। तो वैसे ही जो ये लाइट रे हैं यहाँ पे एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, मतलब ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है, टक्कर के बाद अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है। तो हमने यहाँ पे एक फिनोमेना देखा, उसको आप बना लेंगे, उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, अगर लिखना चाहेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे, देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग between incidence of UV ray, incidence of UV ray and emitting of electron, ये हो गया पहला पॉइंट, है ना। दूसरा पॉइंट अगर हम लिखें इसमें कि when rays frequency increases, then photoelectric current also increases, इंक्रीजेस। तो ये दो पॉइंट हमने लिखा है, अभी दो पॉइंट भी और लिखेंगे, इतना लिखेंगे हम लोग। तो अगर हम थर्ड पॉइंट लिखें, यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखें,
थर्ड को लिखना चाहें थर्ड को लिख सकते हैं। when we increase the intensity of light, the intensity when we increase the intensity of light, then the number of electron emit per second increases, है ना। जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं पर सेकंड वो इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ये चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता। चौथा पॉइंट क्या होगा कि मतलब एक जैसे आप लाइट रे को गिरा रहे हैं ना अपने इलेक्ट्रोड पे, आपने कैथोड इलेक्ट्रोड पे आपने अल्ट्रावायलेट रे को आपने इंसिडेंट करवाया, मतलब गिराया। तो गिराने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एमिट किए। लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी ये है कि एक कम से कम एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए कि अब जैसे अलग अलग आप लाइट रे को इंसिडेंस करवा सकते हैं, है ना। आप अलग अलग लाइट रे को इंसिडेंट करवा सकते हैं। तो अलग अलग अगर लाइट को अगर आप इंसिडेंट करवाएंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी। अगर फ्रीक्वेंसी उनकी अलग अलग होगी तो हो सकता है कि कुछ लाइट रे की फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिनके फ्रीक्वेंसी के कम होने का मतलब है कि उनके पास कम एनर्जी होंगी, और कम एनर्जी होंगी तो वो कम एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर पाएंगे और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पाकर और एमिट ना कर पाए, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि इलेक्ट्रॉन के एमिट करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिजायर्ड है या रिक्वायर्ड है। उस फ्रीक्वेंसी से कम वैल्यू की अगर आप लाइट रे को इंसिडेंट करवाएं तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करती है। तो हम इसको लिख सकते हैं वर्ड्स में, the minimum frequency called threshold frequency, इसको जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे called threshold frequency, the minimum frequency is called threshold frequency below which there is no electron emittance या emergence। मतलब एक फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर आप कम फ्रीक्वेंसी की अगर आप लाइट रे को गिराए तो आप देखेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगी। आप इंटेंसिटी कितनी बढ़ाते हैं, आप मतलब आप एक कम फ्रीक्वेंसी की लाइट रे को लें आप और उसको उसी क्वार्ट्ज विंडो या क्वार्ट्ज ओपनिंग से इंसिडेंट करवाएं और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते रहें तो आप देखेंगे कि केवल इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेंगे, है, केवल इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए जरूरी है कि आप एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट रे को गिराएं उसमें, है ना। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एक लाइट रे को गिराएं तो पहले अगर आप एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट रे उसको दे रहे हैं इलेक्ट्रोड को तो ही इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन एक बार एमिट कर गया तब आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे। तो पहले ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट रे ले रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी बल्ब एक बड़ा बल्ब ले रहे हैं, बड़ी इंटेंसिटी की बल्ब ले रहे हैं तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो केवल इंटेंसिटी को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करते, पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट रे देनी पड़ेगी जिसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को देने के बाद वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, उसके बाद अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट कर रहे थे वो पहले से बढ़ जाएंगे, है ना। तो अगर हम इसको ग्राफ के टर्म्स में समझे इसको तो ग्राफ बना लेंगे। इससे पहले आप लिख लीजिए इसको, फिर ग्राफ बनाते हैं। जो आपने लाइनें लिखी हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की लाइनें हैं।
और इसके बारे में अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो बहुत सारे ग्राफ बनाए जा सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बीच में, है ना। तो इतना लिख लीजिए आप। तो मान लीजिए अब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा है, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा है, उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। तो इनके बीच में अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो बहुत सारे ग्राफ पॉसिबल है बनना, और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं इनके बारे की, इनके ग्राफ कैसा बनेगा बताइए। तो देखते हैं, पहले ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ बिटवीन द ग्राफ between kinetic energy and frequency of light ray, है ना। तो हम बनाएंगे, अगर एक साइड हम बनाएं फ्रीक्वेंसी, अगर एक साइड हम बनाएं काइनेटिक एनर्जी। ये मान लीजिए है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, और ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से जोड़ देंगे। क्या है फ्रीक्वेंसी? न्यू, इसको फ्रीक्वेंसी को न्यू से क्रिएट करेंगे। तो हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि आप देखेंगे क्या होगा। हमने देखा था कि जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होता है, आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ रहा था। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो देखो
फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तेजी से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएं तो जो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो चुके हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हमने डायग्राम में आया था, तो डायग्राम में क्या देखा था हमने, जैसे ही आपने यूवी रे आपने इंसिडेंट करवाया तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए। अब आप इलेक्ट्रॉन एक स्पीड से आगे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन एक स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले जिस भी स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहे थे, पहले जिस भी एक्सीलरेशन से आगे की ओर बढ़ रहे थे, अब वो एक्सीलरेशन बढ़ गया, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, है ना, इलेक्ट्रॉन तेजी से आगे की ओर मूव कर रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन तेजी से आगे की ओर मूव कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि करंट बढ़ गया, है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाए, कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने, देखिए यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन ये ग्राफ यहाँ से क्यों शॉर्ट हो रहा है, हमने पढ़ा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, इसको हम बोलेंगे न्यू नॉट, इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर आप लाइट रे को इंसिडेंट करवाएं तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करती हैं तो वो एक्सेलरेट नहीं करेंगी, और एक्सेलरेट नहीं करेंगी मतलब उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, है ना। जब तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, हाँ काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा। तो जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन के एमिट करने के लिए आप एक ऐसा रे आप इंसिडेंट करवाएं जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, तो हम इसको कुछ इस तरीके से ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं, अब देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब तेजी से आगे की ओर मूव करते हैं, तेजी से आगे की ओर मूव करते हैं, है ना। फिर अगर हम सेकंड ग्राफ बनाएं, ये पहला ग्राफ हो गया, अगर हम दूसरा ग्राफ बनाएं, the graph between kinetic energy and intensity of light, intensity of light इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता। मतलब जैसे आप छोटी लाइट लगाएंगे, एक छोटा लाइट प्रोड्यूस करता है सोर्स, अगर आप एक छोटा लाइट सोर्स लगाएंगे तो वो कम चमक पैदा करेगा, एक बड़ा लाइट लगाएंगे तो चमक ज्यादा पैदा करेगा, मतलब उसका जो इल्यूमिनेशन होगा बड़ी लाइट का ज्यादा होगा। पर हम ये बोल सकते हैं कि छोटे लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, एक बड़े लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें चमक ज्यादा होती है, रोशनी ज्यादा होती है ना। तो हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं वो बढ़ जाते हैं, है ना। मान लीजिए पहले 10 सेकंड इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे थे तो 15 इलेक्ट्रॉन एमिट करने लग जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के एमिट करने से पहले उनको पहले एमिट करवाना पड़ता है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी ही नहीं देंगे, अगर आप एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी ही नहीं देंगे और इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन एमिट करे, उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट रे होना चाहिए। लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम रखी है और आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी और ये होगी इंटेंसिटी आई, अगर इसका ग्राफ बनाएं तो इलेक्ट्रॉन अगर एमिट नहीं किया है और इंटेंसिटी आप बढ़ाते जा रहे हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो चेंज नहीं होती, पहले जितनी रही उतनी रही, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए सबसे जरूरी है फ्रीक्वेंसी उसकी। अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो एमिट करेगा, तो एमिट करने के बाद आता है इंटेंसिटी का इफेक्ट। एमिट करने के बाद अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएं तो वो इफेक्ट आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं किया है और आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं तो इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए इंटेंसिटी को अगर इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज नहीं होती, है ना। तो इसको लिख लेंगे, इसके बाद एक थर्ड ग्राफ बनाते हैं। थर्ड ग्राफ किसी भी बनाएंगे हम
इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। तो अगर हम एक थर्ड ग्राफ बनाएं, थर्ड ग्राफ होगा हमारा, थर्ड ग्राफ होगा हमारा द ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट रे। तो अगर ऐसा ग्राफ बनाएं तो ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गया इंटेंसिटी, ये हो गया इंटेंसिटी, और ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक, ये हो गया करंट, ये हो गया आपका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो क्या होगा, आप जैसे ही देखेंगे कि अगर एक बार इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से या इलेक्ट्रोड के सरफेस से एमिट कर चुका है तो इंटेंसिटी के बढ़ाने पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते ही जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने पहले इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा लिया है ना, इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा लिया, एमिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन अगर एमिट हो चुके हैं तो अगर आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे थे वो बढ़ जाएंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से बढ़ते जाता है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स देखे और ग्राफ्स को समझा कि ग्राफ किस तरीके से जनरेट होते हैं, है ना। तो एक लास्ट देखते हैं, इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है उसको पढ़ने के लिए हम देखते हैं, पहले थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल देखें तो आपको याद होगा कि हमने कुछ देर पहले एक डायग्राम बनाया था जिसमें ग्लास ट्यूब था और एक क्वार्ट्ज विंडो था। तो वहां पे क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से एनोड की ओर शिफ्ट हो रहे थे। क्या हो रहे थे? कैथोड से एनोड की ओर शिफ्ट हो रहे थे, है ना। तो एक बार डायग्राम बना ही लेते हैं इसका। डायग्राम हम नेचुरल डायग्राम बनाते हैं, मान लीजिए डायग्राम बना रहे हैं। तो डायग्राम क्या था, ये आपका डायग्राम था मान लीजिए, और ये आपका ग्लास ट्यूब था और यहाँ पे एक ओपनिंग थी, ओपनिंग को छोड़ देते हैं, ग्लास ट्यूब था, यहाँ पे क्या था इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इलेक्ट्रोड, ये था एनोड, एनोड था मतलब प्लस आयन था यहाँ पे, ये था कैथोड मतलब माइनस आयन था, और ये बैटरी से कनेक्टेड था, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था और ये कनेक्टेड था। देखो क्या हो रहा था वहाँ पे
कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तेजी से माइनस इलेक्ट्रोड से निकलकर प्लस इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे थे, है ना, हमने देखा था माइनस से प्लस की ओर जा रहे थे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये होता है, पोटेंशियल का मतलब ये होगा कि आपको देखो अगर ये जा रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को अगर आप रोकना चाहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट को रोकना चाहते हैं तो कैसे रुकेगा, पहले समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर, लेकिन अगर आप रोकना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को गति करवाना नहीं चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को गति करवाने के लिए क्या करना, रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। देखो ये नेगेटिव चार्ज का लिया है इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव है, तो बिल्कुल अट्रैक्ट होगा, उसको रोक नहीं पाएंगे आप। लेकिन अगर आप क्या करें कि अगर आप इसको न्यूट्रल कर दें, मान लीजिए इस प्लेट को, ये प्लेट को इसको बोलेंगे एनोड, इसको बोलेंगे कैथोड। तो अगर एनोड प्लेट को अगर आप न्यूट्रल कर दें, मतलब यहाँ से चार्ज हटा दें, हटाने से क्या होगा, अब बोलेंगे हटा दिए, हटाने से क्या होगा कि चार्ज किधर नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हटा भी देंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज का एरिया है इसको रिपेल करेंगे और धक्का देके वहां तक पहुंचाएंगे, तो ये रुकने वाला नहीं है ना। तो अब रोकने के लिए क्या करेंगे, हम एक और रास्ता अपनाएंगे, इसको कर देंगे नेगेटिव। क्या करेंगे, नेगेटिव, मतलब इस इलेक्ट्रोड पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव। अगर आप किसी तरीके से उस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज कैरियर प्रोवाइड करते हैं, इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज कैरियर प्रोवाइड करते हैं, तो अगर ये नेगेटिव बन जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज कैरियर पे क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, उनको दूर अट्रैक्ट करेगा, उनको जो है दूर फेंकेगा, है ना। हम ये बोलेंगे रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है ना। तो यहाँ पे अगर किसी तरीके से नेगेटिव चार्ज कैरियर इस इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस कर दें, तो क्या करेगा, नेगेटिव आयन इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे। आपको दिखेंगे कि धीरे धीरे जो आ रहे थे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनोड की ओर बढ़ रहे थे, उनकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होने से वो रुक गए, है ना, स्पीड कम होने से क्या हुआ, रुक गए। तो ऐसा करने के लिए आपको एक मिनिमम पोटेंशियल इसको देना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे उसको लिखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब होगा द पोटेंशियल इसको लिखेंगे नेगेटिव पोटेंशियल, the negative potential given to the anode, the negative potential given to the anode by which movement of electron by which movement of electron stops even highest kinetic energy particle, highest particle किसको बोल रहे हैं, वो ये इलेक्ट्रॉन को। तो मान लीजिए अलग अलग पार्टिकल है हमारे पास, अलग अलग पार्टिकल के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी, मतलब अलग अलग स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। तो जो हाईएस्ट जो पार्टिकल होगा, हाईएस्ट जिस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, उसको भी ये नेगेटिव पोटेंशियल रोक पा रहा है। तो द नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड by which movement of electron stops even highest particle of kinetic energy stop moving towards anode, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है एक ऐसा पोटेंशियल जिसको अगर आप एनोड को दे दें, तो एनोड का आपने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, नेगेटिव पोटेंशियल देने से उसको रोकेगा, वो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं उसके कनेक्शन को चेंज करके, कनेक्शन करके बोलने का मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पे बैटरी है, बैटरी का माइनस ये है, ये प्लस है ना। तो हो सकता है कि आपने यहाँ पे स्विच लगा दिया, स्विच के थ्रू आपने इसके कनेक्शन को इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि अगर मैं डायग्राम को फिर से बनाऊं तो इस तरीके से समझ सकते हैं।
ऊपर वाला हो गया होगा, इसमें डालते हैं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये है आपका, हमने बनाया था यहाँ पर। तो आपको अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो कैसे करना होगा, आपको कनेक्शन चेंज करना होगा। ये मान लीजिए बैटरी है, ये मान लीजिए बैटरी है, तो बैटरी का पहले हमने देखा था कि प्लस टर्मिनल ऐसा था, माइनस टर्मिनल इधर था। पहले क्या था, ये पहले ये जुड़ा हुआ था कुछ, पहले ये जुड़ा हुआ था ऐसे और ऐसे। पहले ये जुड़ा हुआ था, ये जो पोजीशन है ठीक है, हमने क्या किया, ये बैटरी है, बैटरी का ई वोल्टेज और ये वाला आ रहा है पार्ट ऐसे। तो पहले हमने क्या किया था कि इस पॉइंट को हमने इससे जोड़ा था, तो ये पॉइंट इससे जुड़ने से माइनस वाला टर्मिनल कहाँ गया, यहाँ आ गया, और प्लस वाला, ये जो प्लस वाला टर्मिनल कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अगर आप इसको स्विच के थ्रू आप इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे मतलब इसको आप यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इसको आप जो पहले यहाँ पे था इसको आप कनेक्ट कर दें इधर, इसको अगर इधर कनेक्ट कर दें और इसको इधर कनेक्ट कर दें, मतलब इसी तरीके से आप स्विच का यूज करके, यहाँ पे स्विच का यूज करके बैटरी की पोलैरिटी को आप चेंज कर देंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, आपने चेंज कर दिया। अब माइनस वाला टर्मिनल कनेक्टेड किससे हो गया, एनोड से। पहले एनोड प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड था, अब किससे कनेक्टेड है, माइनस टर्मिनल से। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव आयंस बन जाएंगे इसमें, और इस इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस तरीके से जो मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए, उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। और आप देखेंगे कि व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, अब आप बोल रहे हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे लाइट ऐसे एमिट कर रही थी, लाइट यहाँ पे एमिट करती है, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी को आप एमिट करें तो तेजी से इलेक्ट्रॉन, मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ेंगे, है ना। तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब तेजी से वो आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अगर तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे वो, तो उनके रोकने के लिए आपको ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना होगा। आप समझ सकते हैं इसको। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेस then stopping potential also increases, then stopping potential also increases, then stopping potential also increases। मतलब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो आपको रोकने के लिए ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। एक पॉइंट ये लिख सकते हैं यहाँ से, एक पॉइंट ये, द स्टॉपिंग पोटेंशियल is independent from intensity of light, मतलब इंटेंसिटी भी डिपेंड नहीं करती स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जाइए, कम करते जाइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करती, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक बार फिक्स हो गया, उसके बाद इंटेंसिटी को जितना भी बढ़ाएं स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। और यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास में केवल इतना ही पढ़ेंगे और आगे क्लास में मूव करेंगे। डाउट है तो बताइए, ये तो मूव करते हैं हम अगली क्लास की ओर। ठीक है, थैंक यू, लिख लेंगे आप इसको।